सवाल थे बहुत सारे कि आखिर अचानक नक्सलियों का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, क्या नक्सली डर गए हैं या फिर नक्सलियों ने कोई शर्त रखी है जिसे मान लिया गया है। हालांकि नक्सलियों की ओर से 10 प्रमुख शर्त रखी गई थी। उन 10 में से जो सबसे प्रमुख थे वो 3 शर्त थे। पुनर्वास कर नवजीवन के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत किया। शीघ्र ही और भी बहुत से लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो संपर्क में हैं, जिनसे बात चल रही है, वो भी पुनर्वास करने वाले। गढ़चिरौली, फिर बस्तर और उसके बाद कांकेर, ये 3 बड़े एपिसोड होने के बाद चौथा एक और एपिसोड होने वाला है, गरियाबंद। और बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापल्ली एरिया के भी जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें। तो माओवादियों ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके लिए सरकार स्वयं ही क्रियाशील है पहले से। उन बातों के लिए जो संदेश आया तो कहा गया कि ठीक है, किया जा सकता है। उससे ये स्पष्ट है कि जितने टॉप लीडर भी कई मारे गए, जिसमें बसौर राजू भी शामिल है और भी बहुत सारे लीडर, तो इन लीडरों के मारे जाने के बाद और जो मोर्चे पर फोर्स काम कर रही है, जिस तेजी से एक फोर्स काम कर रही है, उससे नो डाउट नक्सली घबराए भी हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। कल तारीख थी 17 अक्टूबर 2025 और कल की तारीख को हमेशा याद रखा जाएगा। कल चूंकि बस्तर में बड़ी हलचल थी, 210 नक्सली जिसमें टॉप लीडर रूपेश भी शामिल था, उनके साथ में आत्मसमर्पण किया गया है, सरेंडर किया गया है हथियार के साथ में। अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई नक्सली हथियार के साथ में सरेंडर करे, लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक था। सरकार के लिए बड़ा दिन था, नक्सल मोर्चे के लिए बड़ा दिन था। जो अभियान चलाया जा रहा है मार्च 2026 तक, यानी कि आने वाले कुछ महीने में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा, नक्सल मुक्त देश हो जाएगा। चूंकि ये तो खबर कल की हो गई, कल हमने बता ही दिया था, लेकिन कल लोगों के मन में सवाल थे बहुत सारे कि आखिर अचानक नक्सलियों का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, क्या नक्सली डर गए हैं या फिर नक्सलियों ने कोई शर्त रखी है जिसे मान लिया गया है। हालांकि नक्सलियों की ओर से 10 प्रमुख शर्त रखी गई थी। उन 10 में से 3 प्रमुख शर्त थे। जो पहला शर्त है, जो जिसके बारे में ये लगातार बात हो रही है कि मूल निवासी बचाओ मंच है, इस पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है, तो इसे हटा लिया गया है। सरेंडर नक्सलियों की डीआरजी में भर्ती नहीं होगी और जेल में बंद नक्सलियों के पुनर्वास पर काम होगा। ये 3 प्रमुख शर्त हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा है कि इन तीनों शर्तों पर बातचीत हो गई है और नक्सलियों ने मांग की, सरकार ने मान लिया, ऐसा उन्होंने कहा। शर्त नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नक्सलियों की ओर से कुछ डिमांड थी, उसे मान लिया गया है। आज बड़ा अपडेट इस मामले में है कि आखिर अचानक कैसे नक्सलियों ने ये सरेंडर की भूमिका निभाई, ये सरेंडर किया। तो इसके पीछे 1 महीने से लगातार कवायद जारी थी। जो गढ़चिरौली में सोनू दादा ने सरेंडर किया है, वो इसमें बड़ी भूमिका निभाए, अहम भूमिका निभाए हैं। रूपेश और सोनू दादा, इन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होती रही और सरकार से वीडियो कॉल पर भी बातचीत हुई है। 1 महीने पहले की बात है कि शांति की ओर वो आना चाहते हैं और शांति की राह पर मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का रोल महत्वपूर्ण था। विजय शर्मा ने आश्वस्त किया कि आप बातचीत करने के लिए आइए, शांति के लिए तैयार है, आप आइए, हथियार आपको सरेंडर करना होगा। उसके बाद बातें हुई और बातें होने के बाद तारीख तय की गई और तारीख 17 अक्टूबर 2025 को तय किया गया। ये गढ़चिरौली, फिर बस्तर और उसके बाद कांकेर, ये 3 बड़े एपिसोड होने के बाद चौथा एक और एपिसोड होने वाला है, गरियाबंद। गरियाबंद की उदंती एरिया कमेटी ने भी आज एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब शस्त्र के साथ लड़ना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में शांति वार्ता की ओर जाना चाहिए। ऐसे में जो हालात है, हालात आपको मालूम होगा कि जिस तरह से फोर्स जंगल में घुसी है, जिस तरह से फोर्स काम कर रही है, उससे ये स्पष्ट है कि जितने टॉप लीडर भी कई मारे गए, जिसमें बसौर राजू भी शामिल है और भी बहुत सारे लीडर, तो इन लीडरों के मारे जाने के बाद और जो मोर्चे पर फोर्स काम कर रही है, जिस तेजी से एक फोर्स काम कर रही है, उससे नो डाउट नक्सली घबराए भी हैं। तो उन्हें भी अपनी जान की चिंता है, उन्हें भी डर लगा हुआ है कहीं ना कहीं। और इसीलिए गरियाबंद की जो कमेटी है, जो उदंती एरिया कमेटी, उनके सुनील की ओर से एक लेटर आया है। सुनील एक नाम है जो जिन्होंने लेटर जारी किया है और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि हम भी आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं, हम भी हथियार डालने के लिए तैयार हैं। तो तारीख और
जगह सरकार को तय करनी है, प्रशासन को तय करनी है, फिर वो सरेंडर कर सकते हैं, हथियार डालने को तैयार है। उन्होंने सोनू दादा के आत्मसमर्पण को समर्थन दिया है, साथ ही रुपेश समेत 210 नक्सलियों ने जो आत्मसमर्पण किया है उसका भी उन्होंने समर्थन किया है। एक बार आपको पत्र जो जारी हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, जो उदंती एरिया कमेटी सुनील की ओर से जारी किया गया है। पहली लाइन उन्होंने लिखा है कि प्री कामरेड्स लाल सलाम। आप सब कामरेड कैसे हो? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे। कामरेड आप सभी कामरेड से अपील है कि 16 अक्टूबर 2025 को सोनू दादा ने महाराष्ट्र में हथियारों के साथ 61 कामरेडों सहित सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया है और 17 अक्टूबर 2025 को बस्तर में रुपेश दादा उर्फ सतीश दादा ने हथियारों सहित, इनकी संख्या 210 थी, इन सभी कामरेडों ने सरकार को अपने हथियार को सौंप दिया है। हथियार बंद संघर्ष को विराम देने के लिए हमारे सोनू दादा ने बुकलेट जारी किया है कि आज की परिस्थितियों में सशस्त्र आंदोलन चलाना मुश्किल है, परिस्थितियां सशस्त्र आंदोलन के अनुकूल नहीं है, फोर्स का दबाव बढ़ गया है। आप ये बात मान रहे हैं, नक्सली इस बात को मान रहे हैं कि फोर्स का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नो डाउट। इसके अलावा जिस तरह से क्रांति को चला सकते थे उस तरह से क्रांति को नहीं चला पाए, सीसी सही समय पर निर्णय नहीं ले सकी, यह गलती मानी है। इसलिए सभी कॉमरेड्स हथियार बंद को विराम देकर जन आंदोलन के साथ रहकर जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारी उदंती कमेटी गरियाबंद में सशस्त्र आंदोलन को विराम देने जा रही है। आप सभी यूनिट के सभी साथी इस सशस्त्र आंदोलन को विराम देने के लिए आगे आएँ। अभी हमारे पास मौका है, पहले हमें बचना है और उसके बाद संघर्ष आगे बढ़ा सकते हैं। सभी यूनिट गोबरा, सीनापल्ली, एसडीके, सीता नदी से मेरी अपील है कि आप सोच समझकर फैसला लें, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। पहले भी हमने कई साथियों को, कामरेडों को खो चुके हैं, इसलिए हमारी यूनिट सोनू दादा और रुपेश दादा द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करती है। आप भी दलम सहित और हथियार लेकर आए। जनता से भी मेरी अपील है, जितना जल्दी हो सके यह लेटर हमारे कामरेडों तक पहुंचाने की कृपा करें। एक लाल लाइन में उन्होंने लिखा है कि हमारे कामरेड कोई भी मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी उन्होंने जारी किया है और नीचे लिखा है उदंती एरिया कमेटी सुनील। तो ये लेटर है गरियाबंद कमेटी की ओर से जारी हुआ है, जो उदंती एरिया कमेटी है उनकी ओर से, और उन्होंने अपील की है कि अब हथियार डालने का वक्त आ गया है क्योंकि फोर्स का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। ये तो हो गई गरियाबंद की खबर। इससे पहले मैंने बस्तर का अपडेट दिया था कि क्या चल रहा है वहाँ पर, और इसमें एक इनसाइड स्टोरी वाली बात सामने आई है कि बसव राजू भी सरेंडर करने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने इनकाउंटर का विरोध किया था। पत्रिका के हमारे साथी हैं आकाश मिश्रा, पत्रिका अखबार है और इस अखबार के रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर आकाश मिश्रा। उन्होंने इनसाइड स्टोरी इसकी कवर की है। इस इनसाइड स्टोरी में कवर के दौरान उन्होंने बताया कि समर्पित नक्सली रुपेश का दावा है कि एक नहीं, सरकार से कई दौर पर वार्ता हुई और तब बस्तर में ये ऐतिहासिक सरेंडर हो पाया है। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि बसव राजू भी सरेंडर के लिए तैयार था और इनकाउंटर का विरोध किया था। रुपेश ने बताया कि हम फरवरी के महीने में शांति वार्ता पर विचार कर रहे थे, शर्तें सरकार तक पहुंचाया जाना था, आम सहमति बनाने में लगे हुए थे। इसी बीच मई के महीने में पार्टी के महासचिव बसव राजू का इनकाउंटर हो गया। रुपेश ने बताया कि मैंने इस बात पर अपनी नाराजगी जताई है। प्रक्रिया के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बीच एक बात का विरोध किया था और वीसी में विजय शर्मा समेत कई अफसर थे। एक बात उन्होंने और कहा है, हालांकि बस्तर टॉकीज के हमारे सहयोगी पत्रकार रानू तिवारी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी हकीकत करते हैं, लगातार रिपोर्टिंग करते हैं जंगल पर जाकर। अब बस्तर का मामला हो तो कोई भी बस्तर टॉकीज जरूर देखता है। तो रानू तिवारी जी ने इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में रुपेश ने ये बात को भी बताया कि हथियार लाए पर 6 करोड़ रुपए जंगल में छोड़कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सरेंडर करने वाले सोनू दादा ने वहाँ पुलिस को बताया कि उसने 6 करोड़ रुपए अपने साथी के माध्यम से रुपेश तक पहुँचाए हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर रुपेश ने कहा है कि उसे पैसे मिले और उसने पैसे अपने उन साथियों के पास छोड़ दिए हैं जो लड़ाई में बना रहना चाहते हैं। और रुपेश ने यह भी स्पष्ट किया कि मैं लगातार सभी से वापसी की अपील कर रहा हूं क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में वापसी और फिर हथियारों के बिना संघर्ष बेहतर विकल्प है। और बाकायदा रुपेश ने अपना नंबर भी जारी किया था और नंबर जारी करके कहा था कि मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बातें हो गई, ज़रूरी थी जो आपको जानना था कि पहले गढ़चिरौली, फिर कांकेर, फिर बस्तर और अब गरियाबंद में जो नक्सली हैं वो भी चाहते हैं कि हथियार सौंप दे, सरेंडर करने के लिए वो भी तैयार है। तो आने वाले दिनों में ये भी बड़ा अपडेट आपको आने समय मिलेगा कि किस तरह से गरियाबंद में भी शांति की बात चल रही है और मार्च 2026 तक
छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सरकार के साथ पुलिस प्रशासन तमाम फोर्स काम कर रहे हैं। आगे इस विषय को लेकर गरियाबंद के एसपी आईपीएस निखिल राखेशा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप आगे सुनिए। और साथ ही साथ कल बस्तर में लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जरूरी बातें बताई थी। इसकी स्टोरी उन्होंने बताई थी किस तरह से नक्सली मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और सरकार की ओर से कौन कौन से पहल की जा रहे हैं, उन बातों का जिक्र किया गया है। तो आप आगे आईपीएस निखिल राखेशा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान इसी वीडियो में देखेंगे। नक्सली लीडर सुनील द्वारा लिखे गए लेटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस लेटर का मैं स्वागत करता हूँ। ये एक अच्छी सकारात्मक पहल है। आपके माध्यम से कई बार मैंने इस क्षेत्र के सक्रिय नक्सली को अपील किया था कि वे भी समाज की मुख्य धारा में लौट आए और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। उनके कई साथियों ने गरियाबंद जिले में इस तरह से आत्मसमर्पण किया है और अब जिस तरह बस्तर में भी कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो ये एक अच्छा संकेत मैं मान रहा हूँ। और बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापल्ली एरिया के बीच जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें और समाज की मुख्य धारा में लौट आए, अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि मेरा भी नंबर आप इसमें डिस्प्ले कर दे, ताकि अगर किसी नक्सली को सीधे संपर्क करना हो तो वो भी बेझिझक बिना डरे संपर्क कर सकते हैं और उनको सही सलामत अपने परिवार तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। वे ये पहल करे और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण। बस्तर में आज का दिन समूचे बस्तर में बहुत बड़े परिवर्तन का दिन। ये जो लाल आतंक की समस्या थी, ये जो खून खराबे हुआ करते थे, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी, बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उत्तर पश्चिम के बीच सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग, जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे, परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप मैं बड़ी स्पष्ट आपसे करना चाहता हूं, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप हमारे यहाँ बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन, इस बात के लिए आगे बढ़े, नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं पुनर्वास के माध्यम से। संगठन की ही चिंता थी, उनके वरिष्ठ नेताओं का, माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का ये सोचना था कि हम सरकार के सिद्धि बड़ा कुछ हम भी मानते हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट कहना था कि सरकार से भी बड़ा कोई है वो समाज होता है, और इसलिए माओवादी संगठन के वरिष्ठ लोगों ने ये सोचा कि हम समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे। तो आज आप सबकी उपस्थिति में, पूरी मीडिया की उपस्थिति में और बस्तर के समाज के मानबिंदु मांझी, चालगी, गायका, पेरवा और शायद कुछ पुजारी, सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया।
ऐतिहासिक घटना है। मैं ऑनलाइन देखता रहा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी पटना गए थे तो आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए वो सारा कुछ उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर मैं देखता रहा। मैं हृदय से प्रसन्न रहा कि आज बस्तर के समाज के प्रमुख लोगों ने भी, वो लोग जो माओवादी संगठन को छोड़ करके और पुनर्वास कर नवजीवन के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत किया है। ये बड़ी घटना है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही और भी बहुत से लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो संपर्क में हैं, जिनसे बात चल रही है, वो भी पुनर्वास करने वाले हैं। परंतु बहुत बड़ी संख्या की चिंता न करते हुए 210 लोग आज पुनर्वास किए और इन 210 लोगों में 153 हथियार जो उन्होंने कहा कि ये समाज के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समर्पित करते हैं। और ये बड़ी बात है, बड़ी घटना है। आप लोग तो बस्तर के पत्रकार हैं, अन्य स्थानों से आए हुए पत्रकार हैं, आप लोगों ने तो जीवन जिया है इस बात को लेकर। आप लोगों ने तो हर एक क्षण, हर एक पल की खबर रखी। आप लोगों ने तो बड़ा ही परिश्रम किया है कि पूरा क्षेत्र आगे आने वाले समय में ठीक हो जाए। बहुत विशेष ये है कि बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए, बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये कहा था 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो। आज इस बड़े ही घटना के बाद मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपके मन में भी विश्वास जरूर हो गया होगा कि नियत समय में ये पूरा काम पूर्ण कर दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा आह्वान प्रारंभ में ही किया था और जैसे ही नई सरकार बनी थी, माननीय सुखदेव साय जी ने, हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय की चिंता करते हुए हम सबको मार्गदर्शन किया और पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है। आज सबसे विशेष बात यह है कि हथियार भी वापस हुए हैं, लोगों ने भी घर वापसी की है, वो पुनर्वास किया है, नवजीवन का प्रारंभ किया है और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इस बीच में पुनर्वास नीति के संदर्भ में सारी ही बातें उनको समझाई और बताई जा रही हैं। पुनर्वास नीति में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय है, वो भी मतलब इतनी मानवता का विषय उसमें है कि मातृत्व सुख के लिए, पितृ सुख के लिए भी अगर कोई वंचित है और उनको मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट की, असिस्टेंस की जरूरत है तो वह भी किया जाएगा। यहाँ तक के भी उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास और आदि अनेक चीजें हैं, वो सारी चीजें पुनर्वास की नीति में स्पष्ट है, उन सब पर लेकर काम किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि माड़ डिवीजन की कमेटी ये पूरी की पूरी है। मेरी बात माड़ डिवीजन की कमेटी पूरी की पूरी आई है। गढ़चिरौली डिवीजन की कमेटी गढ़चिरौली में भी 2 दिन पहले गढ़चिरौली हुई है। इसके साथ साथ उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी में एक पोषण केशकाल वाला शेष रहा है, बाकी वो भी कमेटी पूरी आई है। इनके कंपनी 1 ये पूरा आया है, कंपनी 5 में एक दो साथियों को छोड़कर बाकी पूरे आए हैं, कंपनी 10 ये पूरा आया है। इनके डिपार्टमेंट्स जो हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जोनल क्षेत्र के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं। इनके कम्युनिकेशन टीम के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं। इनके प्रेस की जोनल लेवल पर प्रेस के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं। इनके जोनल डॉक्टर टीम होती है वो भी पूरी आई है। उत्तर पश्चिम सब जोन के सभी डिपार्टमेंट्स के सभी लोग आ गए। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्णतः क्लियर हो चुका है, पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है। कुछ बातें इस पर पहले हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके, केंद्रीय नेतृत्व से भी मार्गदर्शन प्राप्त करके उस विषय पर निर्णय लिया गया। यथा कहा गया था कि मूलवासी बचाओ मंच है जो प्रतिबंधित है
उस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्णय किया कि मूलवासी बचाव मंच पर प्रतिबंध इस महीने की 30 तारीख तक था है, आगे इसको एक्सटेंड नहीं किया गया। इस बात का निर्णय लिया। इस बात का भी निर्णय लिया गया कि डीआरजी में जैसे भी लोग हैं जो इच्छा होगी वो जाए, ऐसा नहीं पहले डीआरजी में कंफ्यूजन किसी को न रहे कि जो पुनर्वासित लोग हैं वही जाते हैं, ये बिल्कुल किसी को कंफ्यूजन। डीआरजी की पूरी टीम में 10% से एकाध दो अधिक बस इतने ही पुनर्वासित हैं, बाकी सब नए हैं। डीआरजी के संदर्भ में किसी को भी कंफ्यूजन न रहे, 10% थोड़े से ही उसमें है, बाकी सारे के सारे नए हैं। इसमें भी बहुत स्पष्टता कर दी है कि जो आना चाहेगा वही आएगा, कोई कंपल्सरी वाली बात पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं। इन्होंने यह भी कहा था कि हमारे लोग जो जेलों में बंद हैं उनको हम वापस लाना चाहेंगे। तो हमने भी बड़ी स्पष्टता से इस बात, इसके पहले भी केंद्रीय नेतृत्व का भी निर्णय था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था, निर्णय था कि हमको जो करना चाहिए, जो जेलों में बंद हैं उन लोगों में से जो भी अरेस्टेड की जगह पुनर्वासित स्टेटस चेंज करने की बात होती है वो करना चाहेंगे वो करेंगे। इन्होंने भी यही बात कही, कांग्रेस भी तो पहले ही बात करूंगा ये किया गया। और इस तरह से माननीय कृष्णदेव साय जी की संवेदनशील सरकार ने चर्चा भी की, बातचीत भी की, लेकिन बहुत स्पष्टता से कोई टीम वो नहीं जो अचानक उभर कर सामने आ जाए। हमने पहले भी कहा था कि माओवादी चाहे तो चर्चा करें, तो माओवादियों ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके लिए सरकार स्वयं ही क्रियाशील है पहले से। तो उन बातों के लिए जो संदेश आया तो कहा गया कि ठीक है किया जा सकता है। और इस तरीके से सुनकर समझकर जो पहले ही सरकार कर रही थी उन बातों को आगे बढ़ाकर ये कहा गया कि आप आ जाए, बात बिल्कुल अनुकूलता है सारी चीजों में। तो 210 लोगों ने, इसमें टॉप कैडर से लेकर के नीचे तक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, 153, मतलब AK-47 19 है। आपको ये डिटेल मिला होगा, मैं एक बार आपको डिटेल बता भी देता हूँ कि पूरे चित्रों को मिलाकर AK-47 19 है, इंसास 23 है, इंसास LMG राइफल 1 है, 303 17, SLR 17 है, 303 36 है और आदि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बाकी और टेक्निकल अधिकारी बताएंगे और बाकी वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़े हथियारों के साथ वापस आई है। ये बस्तर में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है और शीघ्रता में ही बहुत जल्द ही ऐसी और भी संख्या सामने आ करके पुनर्वास करके पुनर्जीवन प्रारंभ करने वाली है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं सभी को, पुनर्वासित हुए हैं, नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया है, सबकी शुभचिंता की है, निर्देश दिया है शासन प्रशासन को बहुत स्पष्टता से कि एक एक व्यक्ति की चिंता की जाए, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है।